सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड। और आज के इस वीडियो में हम आगे की स्टोरी को कवर करने वाले हैं। पर इससे पहले गाइस, अगर इससे पहले का ब्रेकडाउन वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाके कर लेना, तभी जाके तुम्हें आज की इस ब्रेकडाउन वीडियो में कुछ समझ आएगा। और मेरे कल पे मत जाना, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए वीडियो भी ये थोड़ी लेट आ रही है। बाकी रेनेगेड इमोर्टल तक आई होप कि ठीक हो जाए। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हो इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो किन्मो समेत बाकी सारे लोग थे, इवन की जो इंपीरियल एडवाइजर और एम्परर और इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ, ये तीनों लोग भेस बदलकर टाउन के अंदर चले जाते हैं। इनका टारगेट कैपिटल के अंदर जल्द से जल्द पहुंचने का था। और रास्ते में यहाँ जो हेवनली डेविल कल्ट के मेंबर्स थे ना, वो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कैसे जो क्राउन प्रिंस है उसने यहाँ पर जितने भी मेजर सेक्ट और जो मेजर नेशंस है, उनके जो मैसेंजर्स है, उन सभी को उसने अपने क्राउन सेरेमनी में बुलाया है, क्योंकि उस दिन वो कुछ बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। साथ ही पता ये भी चला है कि हेवेंस और जो उसकी जो पनिशमेंट जो कि पूरे के पूरे इटर्नल पीस के ऊपर पड़ी है, इसके ऊपर भी वो बात करने वाले हैं। उनका कहना यही है कि ये सब कुछ उस इटर्नल पीस के रिफॉर्म के चलते ही उनके ऊपर आया है और यही बात वो लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। और एक अच्छा शासक होने के नाते उन्होंने फैसला किया है कि वो हेवन के सामने जाके खुद माफी मांगेंगे और कहेंगे कि वो खुद उन्हें पनिश करे। जिस पे एम्परर कहने लगते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर और मैंने लगभग 2 सेंचुरीज तक ये सारा रिफॉर्म का काम किया है, तो न जाने इनको क्या पता कि इन सब चीजों के लिए हमें क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, कितना कुछ सहने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया और उनके बलिदानों के बाद ही जाकर आज हमारे सामने ये इटर्नल पीस बन पाया है, जैसे कि हम जानते हैं। लेकिन लिंग यूशिया, आज तुम सब कुछ बर्बाद करने चले हो। तुम यहाँ पे एक ऐसे फरमान को जारी करने वाले हो जिसके जरिए से हमारी सेंचुरीज की जो एफर्ट्स हैं उसे तुम मिट्टी में मिला के रख दोगे। एम्परर यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में था, किन्मो भी उनकी फीलिंग्स को समझ पा रहा था। एम्परर कहने लगता है कि सच में मैंने ऐसा बेटा कहीं नहीं देखा, इतना ज्यादा रूथलेस, इतना ज्यादा कनिंग। किन्मो बताने लगता है कि वो मेजर सेक्ट और जो फॉरेन मैसेंजर्स है ना, उनके बीच अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहता है, ताकि ऐसे करते हुए उसका पावर बेस बन सके। या फिर इंपीरियल एडवाइजर भी कहने लगते हैं कि हाँ, ये सब कुछ जो भी नाटक चल रहा है ना, ये सब कुछ बस इसीलिए ताकि वो लोगों का भरोसा जीत सके। और अगर हमें क्राउन प्रिंस को रोकना है तो जल्द से जल्द सबसे पहले कैपिटल पहुंचना होगा। इस दौरान यहाँ पे किन्मो को अपने डिसाइपल से ये बात पता चलती है कि क्राउन प्रिंस के जो ज्यादातर जितने भी सोल्जर्स है ना, उन्हें असल में जो नॉवेल्स है ईस्ट स्टेट के, उनके पास भेज दिया गया है, जो भी वहाँ पे बस एज अ गार्ड के तौर पे वहाँ पे पहरा दे रहे हैं। जिसका मतलब इंपीरियल पैलेस अपने आप में ही बहुत ही कमजोर डिफेंस के साथ है। और अगर दाओ सेक्ट और द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री ये दोनों मिलकर एम्परर को मार सकते हैं, तो हमारा हेवनली सेंट कल्ट क्यों नहीं? और अगर हम ये नहीं कर पाए तो आखिर हम खुद को साबित कैसे करेंगे? जिसपे इंपीरियल एडवाइजर हैरानी के साथ कहने लगता है कि आखिर तुम प्लान क्या कर रहे हो? जिसपे वो बताने लगता है कि हाँ, मैं इस पूरे के पूरे पैलेस को तूफान के साथ उड़ा देना चाहता हूँ। अब बस देखते चाहिए वहाँ पर मैं कैसा भूचाल लाता हूँ। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही ना, जो इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ थी वो उससे कहने लगती है कि आपको नहीं लगता कि हम लोग कुछ ज्यादा ही खुलेआम ये बातें कर रहे हैं? ऐसे तो क्राउन प्रिंस को भी पता चल सकता है, क्या पता हो यहाँ इतनी भीड़ में इसका कोई जासूस हमारा पीछा कर रहा हो। जिसपे किन्मो कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब किन्मो की आवाज सुनते साथ ही सारे जितने लोग थे ना, जो भी भीड़ थी, वो यहाँ पे किन्मो को रिस्पेक्ट देती है, क्योंकि ये सारे के सारे असल में उसके ही कल्ट के लोग हैं। अब यहाँ पे ये देखकर इवन के एम्परर भी हैरान हो जाता है। अब तभी यहाँ पे सभी को किन्मो अपने अपने काम में लगा देता है और सभी को बताने लगता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि हम बहुत बड़ी चीज करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जब एम्परर नोटिस करता है ना कि किन्मो की बात कैसे सभी लोग फॉलो कर रहे हैं और किन्मो के साथ कैसे उसके कल्ट के लोग उसके साथ लॉयल्टी रखते हैं, ये देखकर इवन के एम्परर भी हैरान था और कहने लगता है कि जब प्रजा अपने राजा की सुनने लगे, तब जाकर ही एक राजा असली राजा बनता है। कल्ट मास्टर किन, सच में तुमने मुझे बहुत ज्यादा अचंभित कर दिया है। साथ ही तुम्हारे कल्ट और तुम्हारे लोगों ने भी मुझे हैरान करके छोड़ दिया। यहाँ पे तभी इंपीरियल एडवाइजर समझ आते हैं कि एम्परर क्या सोच रहे हैं। वो बताने लगते हैं कि बीते 20,000 सालों से जो हेवनली डेविल सेंट कल्ट है, वो अभी भी अपने पैरों पे टिका हुआ है और तब से लेकर आज तक किसी ने भी आज तक एम्परर की जगह नहीं ली, ना ही खुद को एज ए एम्परर की जगह पर देखा। तो आप फिक्र मत कीजिए, हमें उनसे कोई खतरा नहीं। अब तभी यहाँ पे ये कहते साथ ही वो चले जाते हैं। अब यहाँ पे सबको जाता हुआ देख कर ना, एम्परर कहने लगता है कि हाँ भाई, तुम सब लोग तो एक ही कल्ट से बिलोंग करते हो, बस एक मैं ही हूँ तुम्हारे बीच जो कि एक आउटसाइडर है। वहीं दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस दूर दराज से आए हुए जो मैसेंजर्स थे, उनका वेलकम करने में लगा हुआ था। साथ ही आज तक इंपीरियल एडवाइजर के द्वारा लिए गए सारे फैसलों के लिए वो उन सबसे माफी भी मांगता है। तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो लेकिन लिंग यूशु किंगडम का जो मैसेंजर है, वो क्राउन प्रिंस से कहने लगता है कि पर जो सेकंड प्रिंस लिंग यूशु है, वो तो अभी भी अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर एंटायर को लीड करते हुए हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है। वो तो अभी भी लिंग यूशु किंगडम की तरफ बढ़े जा रहे हैं। तो आखिर हम आपकी बातों का कैसे यकीन करें? और उसका ये भी कहना है कि यिनलू के जो 16 प्रीफेक्चर्स को जिन्हें की आपने हमें दिया है, वो उन्हें भी वापस लेने के फिराक में है। उसने साफ हमारे मुंह पे कहा, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो दोनों किंगडम्स के बीच में इतने सालों की मेहनत से बनाया गया जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, ये तो फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर तो हमारे पास कुछ बचेगा भी नहीं। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर क्राउन प्रिंस मन में कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, लगता है कि मेरा भाई मुझे इन सब का दोषी मानता है।
है अब वक्त आ चुका है कि उसे भी थोड़ा सा समझाया जाए। अब तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ सेकंड प्रिंस को भी ये खबर मिल जाती है कि जो क्राउन प्रिंस है ना, उसका जो पर्सनल गार्ड है वो यहाँ पर किसी मैसेज को लेके आया है और जिसका सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि शायद वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं है और बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब तभी यहाँ वापस से क्राउन प्रिंस इन सभी को आश्वासन देना शुरू कर देता है, जिसके चलते अब ये लोग भी उसकी बातों में आने लगते हैं और जितने भी मैसेंजर्स थे उनको वो यही बताता है कि उसे एक बार मुझे थ्रोन की पावर मिल जाए, उसके बाद तो फिर सब कुछ वही होगा जैसा मैं चाहूंगा और चिंता मत कीजिए, मैं आपकी जिंदगी पहले से ज्यादा बहाल कर दूंगा। यहाँ पे क्राउन प्रिंस इन्हें यकीन दिलाता है कि चिंता मत करो, मैं पूरी की पूरी आर्मी की कमांड भी अपने हाथों में ले लूंगा, जिसके बाद कहाँ क्या होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। और हाँ, आज के बाद से इटर्नल पीस और आसपास के जितने भी नेशंस है ये सभी लोग एक सगे भाई की तरह रहा करेंगे। हमारे बीच जो भाईचारा होगा वो आने वाले भविष्य में मिसाल बनेगी। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि सारे लोग ना उसकी ये बातें सुनकर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और यहाँ जो क्राउन प्रिंस है उसके नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मास्टर शुआन सारी बातें सुन लेते हैं। इसी के साथ किन्वो समेत बाकी सभी लोग कैपिटल के अंदर जाने के लिए तैयार थे, जहाँ पर काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी थी और यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर बताने लगते हैं कि आज क्राउन प्रिंस की जाहिर है आज क्राउन प्रिंस की क्राउन सेरेमनी है, जिसके बाद वो आज इटर्नल पीस का एक नया एम्परर बन जाएगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी तो टाइट होगी, जिसके बाद वो अपना नया फरमान भी जारी करेगा, जिसे सुनने के लिए आज यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हैं। फिर चाहे वो कोई सेक्ट हो, कोई नेशन हो, हर एक का मैसेंजर यहाँ मौजूद है। आज के दिन का गवाह बनने के लिए सिविल से लेकर मिलिट्री हर एक बंदे को यहाँ पे बुलाया गया है। तो जाहिर है कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। यहाँ पे एम्परर बताने लगते हैं कि दाओ मास्टर और ओल्ड रूलाई दोनों मिलकर इस हद तक जा सकते हैं कि उन लोगों ने बैठे बिठाए उसके हाथों में थ्रोन सौंप दिया और जब उनका इतना बड़ा रोल रहा है तो जाहिर है वो दोनों भी यहाँ पे जरूर आएंगे। जिस पे किन्वो स्माइल करता है, कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मेरे दो ग्रैंडफादर्स है ना, वो दोनों काम संभाल लेंगे और जब तक वो सही सलामत है तब तक तो वो लोग कभी भी टाइम पे तो यहाँ पे नहीं पहुंच सकते। तभी एम्परर पूछने लगते कि इतने सारे गार्ड्स के होते हुए भला अंदर कैसे जाएंगे, जिस पे किन्वो स्माइल करते हुए कहता है कि बस चुपचाप आप अंदर आते जाइए, ये सारे अपने ही लोग हैं। अब यहाँ पे ये देखकर एम्परर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी धीरे धीरे करके ये सभी लोग अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ थी ना, वो यहाँ पे जब एम्परर का उतरा हुआ चेहरा देखती है ना तो वो उसके फीलिंग को समझ आती है और यहाँ पे किन्वो के पास आकर बताने लगती है कि कल्ट मास्टर आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा, यहाँ पे एम्परर मौजूद है और जब तक हिज मैजेस्टी यहाँ पे मौजूद है आपको थोड़ा लो प्रोफाइल रखना होगा, नहीं तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगेगा और शायद उनके दिल को ठेस भी पहुंच सकती है ये बात। यहाँ पे किन्वो कहने लगता है कि बात तो इनकी सही है, क्योंकि कैपिटल सिटी के अंदर जो सिटी गेट के गार्ड है ना वो तक हमारे कल्ट के मेंबर्स है, तो भला मैं उनसे उम्मीद कैसे कर सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में वो थोड़ा नॉर्मल रहे। अब यहाँ पे फाइनली ये लोग सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एम्परर पूछने लगता है कि बताओ अब आगे हम क्या करेंगे, जिस पे किन्वो मुस्कुराता है और यहाँ में दिखाया जाता है कि इसके सारे लोग जो प्रिजन है उसके अंदर पहुंच चुके थे और यहाँ पर वो सारे लोग जो कि एम्परर को फेवर करते हैं इनको कैद करके रखा गया है। लेकिन किन्वो के जो कल्ट मेंबर्स थे ना वो लोग तो यहाँ तक पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे ये सारा नजारा जब वेव हुई अपने घर से देखता है ना बेचारा, जिसे कि यहाँ पे नजर बंद करके रखा गया है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बट सडनली उसे एक लेटर मिलता है जिसके ऊपर कुछ ऐसे मैसेजेस लिखे थे जिसे देखकर वो खुद भी हैरान था। लेकिन जैसे उसे मौका मिलता है ना तो सबसे पहले उस लेटर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर एम्प्रेस को भी देख पाते हैं, जहाँ पर वो भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रही थी। यहाँ पे हम प्रिंसेस को भी देख पाते हैं जो कि और ज्यादा परेशान थी और यहाँ पे आते जाते लोगों पे नजर रखी हुई थी। इस दौरान उसे यहाँ पे काफी सारी मेड्स नजर आती है, जिनमें से एक जो है उसकी तरफ देख के स्माइल करती है। यहाँ आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है, जो देखते साथ ही प्रिंसेस खुद भी हैरान थी। इसी के साथ हमें यहाँ पर युनशियांग को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर सीधे मास्टर बाशान के पास पहुंच जाती है और उसके पास भी एक सीक्रेट मैसेज को पहुंचा देती है, जिसे पाकर वो खुद भी हैरान थे। इसी के साथ ये सब लोग तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो क्राउन प्रिंस है वो भी अपनी पूरी सेना के साथ तैयार था और वो भी आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि आज वो फाइनली एम्परर की पोजीशन को ऑफिशियली होल्ड करने वाला है। जिसके बाद वो थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है और यहाँ पर सारे के सारे लोग उसे अपने एम्परर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। सारे के सारे उसके सामने सर झुका देते हैं। तो वो सबसे पहले अपने मिनिस्टर्स को आगे बुलाता है। अब तभी द ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री का वो जो मोंग था वो आगे आता है और यहाँ पे सभी के सामने संबोधित करते हुए ना सबको यहाँ पे बताने लगता है कि योर मैजेस्टी प्लीज आगे बढ़िए और ऑल्टर ऑफ हेवन के पास चलिए। अब जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी उन्हें पूरा करने के लिए यहाँ पे क्राउन प्रिंस आगे बढ़ चलता है और यहाँ पे अपने मिनिस्टर्स और जितने भी मैसेंजर्स थे जो कि दूर दराज से आए थे और यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी से कहने लगता है कि आप लोग भी उस ग्रेट सैक्रिफिशियल राइट्स के लिए मेरे साथ ऑल्टर ऑफ हेवन तक चलिए। अब यहाँ पे ये सुनकर ना सारे लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन जो लोग अभी भी उससे खुश नहीं थे वो तो मनी मन बहुत ज्यादा अपसेट थे कि उनके जो पहले वाले जो एम्परर थे, जो असली एम्परर थे, जिन्होंने यांग कांग के लिए क्या कुछ नहीं किया, आज उनके किए कराए पे पानी फेरने के लिए एक दूसरा एम्परर आ चुका है। अब चारों तरफ ढोल बाजे बज रहे थे, सभी लोगों की नजरें एम्परर के ऊपर टिक जाती हैं, जो कि यहाँ पर अकेले सबसे पहले ऑल्टर ऑफ हेवन की तरफ वो बढ़ने लगता है। इस दौरान उसके चेहरे पे जो खुशी थी ना वो देखी जा सकती थी। अब यहाँ पे जैसे ही वो ऊपर की ओर पहुंचता है तो मोंग उसे इशारा करते हुए कहने लगते हैं कि आपको यहाँ
यहाँ से आगे बढ़ना है सीधा। जिसके बाद जैसे ही एम्परर पहुंचता है ना तो तभी अचानक से ऊपर से एक गोल्डन कलर की डिवाइन लाइट सभी को नजर आती है। जिसके बाद एक मिस्टीरियस सा फिगर आता है और यहाँ बताया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री का मैसेंजर है। और वो बताने लगता है कि हमारी द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री और हमारे ओल्ड रूलर आपके लिए बहुत ज्यादा खुश है और साथ ही उन्होंने आपके लिए यानी कि इटर्नल पीस के एम्परर के लिए एक हुक्म भी जारी किया है। अब तभी यहाँ पे उस फरमान को देखते साथ ही हम देख पाते कि जो क्राउन प्रिंस और उसके पीछे जितने भी मिनिस्टर्स थे ना वो सब के सब उसके सामने झुक जाते हैं और वो कहने लगता है कि ओल्ड रूलर जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, मैं उनके हर एक हुक्म को मानने के लिए तैयार हूँ। अब तभी यहाँ पे उस स्क्रोल को खोला जाता है जिसमें यहाँ ओल्ड रूलर ने कहा था कि जो एम्परर यान फेंग है यानी कि इटर्नल पीस के प्रीवियस एम्परर, उन्होंने जो कुछ किया वो सरासर नाइंसाफी है, जिसके चलते उनके हाथ में एट द एंड कुछ भी नहीं लगा बल्कि लोग इवन की हेवन में उनसे नफरत करने लगा है। उनकी नफरत को उन्होंने पाया है, उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी, इवन के हेवन को इस हद तक गुस्सा दिला दिया कि उसके चलते यहाँ पूरे के पूरे इटर्नल पीस के ऊपर इतना बड़ा डिजास्टर आया। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि न्यू एम्परर किंग जिंग अब वो थ्रोन के ऊपर सवार होने वाले हैं, वो यहाँ की सारी जिम्मेदारी संभालेंगे। इसीलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे जो हो जाए तुम्हें हर हाल में अपने एम्परर की कही बातों को सुनना है, वो जो कहे तुम्हें वो करना है और हमेशा अपने नेशन का साथ देते रहना है। और उम्मीद करता हूँ कि हेवंस के जो ज़ेन वेनरेबल्स हैं वो अपनी सारी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे ऊपर और पूरे के पूरे नेशन के ऊपर बनाए रखें और हमारे इटर्नल पीस की वो सदैव के लिए सुरक्षा करते रहे। अब यहाँ पे तभी हमें जायंट कलर का गोल्डन लोटस ब्लूम होता हुआ नजर आता है और यहाँ हमें ओल्ड रूलर का फैंटम भी नजर आता है। तभी यहाँ पे वो जो फरमान दिया था ना ओल्ड रूलर ने एम्परर के लिए, ताकि जो भी ज़ेन पैथ को फॉलो करते हैं ओल्ड रूलर को मानते हैं तो वो सारे लोग हमेशा न्यू एम्परर की बात मानते रहे चाहे जो भी हो जाए। और उसे बस ये स्क्रोल दिखाना होगा जिसके बाद सारे लोग हमेशा उसकी बात मानते रहेंगे। आफ्टर ऑल ये असल में ओल्ड रूलर का ऑर्डर था। अब तभी यहाँ पे दाओ मास्टर का भी एक ऑर्डर जारी किया जाता है जो कि उनका मैसेंजर यहाँ पे ले आता है। वो भी यहाँ पे सेम चीजें कहता है जिसके चलते जो क्राउन प्रिंस समेत जितने भी लोग थे वो उसके सामने झुक जाते हैं। और यहाँ पे क्राउन प्रिंस को फेवर देने के लिए दाओ मास्टर ने भी अपने लोगों को एक हुक्म जारी कर दिया था, इवन की वो यहाँ पर हर एक बंदे को साफ खुले लफ्जों में कहते हैं कि जो भी उनके खिलाफ जाएगा वो हमारे खिलाफ जाएगा। ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा हुक्म है कि जो भी हमें मानते हैं, हमें फॉलो करते हैं, जो हमारे सेक्ट से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग हमेशा एम्परर की बात मानते रहेंगे। और अब से तुम्हें तुम्हारे नए एम्परर को हमेशा सर्व करते रहना है। जो कुछ भी एम्परर यांग फेंग के दौर में हुआ वो कभी भी इस दौर में रिपीट नहीं होना चाहिए। जो चीजें एम्परर यांग फेंग के रिफॉर्म्स के दौरान हुई जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है, उसे दोबारा रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। अब तभी उनका जायंट सा फैंटम इटर्नल पीस की ब्लेसिंग्स के लिए और उसके बेहतर भविष्य के लिए कामना करते हुए यहाँ से वो भी डिसअपीयर हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है वो सबके सामने यहाँ पे भाई जितनी भड़ास होती है ना मन की, अब तक की जितना भी उसने कुछ देखा था अपने फादर यानी कि जो एम्परर यून फेंग है उसके दौर में, तो यहाँ पर वो सबकी बुराइयां करता है कि जो कुछ भी उस जमाने में हुआ वो आज के बाद रिपीट नहीं होगा। उन्होंने बहुत गलत किया है और मैं जिसके पास हेवन का मैंडेट मौजूद है मैं कसम खा के कहता हूँ और आज इस बात का गवाह खुद यहाँ पे गॉड्स भी बनेंगे कि मैं वो गलतियां कभी भी रिपीट नहीं करूंगा जो कि आज से पहले दौर में हुए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अपर गॉड्स एंड डाइटीज हमेशा हमेशा हमारे इटर्नल पीस के ऊपर अपनी रहमो करम बनाए रखेंगे। अब यहाँ पे भाई उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुन के ना सारे लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। इवन की वो दोनों मैसेंजर जो कि द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री और दाओ सेक्ट से बिलोंग करते हैं वो लोग भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। लेकिन तभी यहाँ पे एक वॉइस आती है, वो कहने लगता है कि द ग्रेट हेवनली सेंट कल्ट ने भी अपने एक ऑर्डर को जारी किया है और योर मैजेस्टी आपको इसे हर हाल में रिसीव करना ही होगा। अब ये कहते हुए भाई किन्मो की ग्रैंड एंट्री होती है। अब भाई 3 बड़े सेक्ट में से एक हेवनली सेंट कल्ट, भला वो पीछे कैसे रह सकता था। और जब अब क्राउन प्रिंस जैसे किन्मो को देखता है ना तो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि किन्मो तुम यहाँ। तभी यहाँ पे किन्मो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री भी सेक्रेड ग्राउंड से बिलोंग करती है, यानी कि वो भी एक पवित्र जगह को होल्ड किए हुए है। द ग्रेट दाओ वो भी एक पवित्र भूमि है, तो भला हमारा कल्ट पीछे कैसे रह सकता है। हेवनली सेंट कल्ट वो भी एक पवित्र भूमि है। यंग लिशिया मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पे रूलाई और दाओ मास्टर दोनों ही नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अपने फरमान को जारी किया तुम तो उनके सामने झुक गए और यहाँ तुम्हारे सामने खुद कल्ट मास्टर चल के आ रहा है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ना तो तुम मेरे ऑर्डर को रिसीव कर रहे हो और ना ही मेरे सामने झुक रहे हो। यहाँ पे देखते हैं कि थंडरक्लैप मोनेस्ट्री और दाओ सेक्ट के जितने भी मेंबर्स थे ना भाई वो लोग तो उसे देखते साथ ही अपने माथा से कुड़ने लगते हैं। अब तभी भीड़ में से कुछ लोग जो कि कुछ ज्यादा ही ऐसे चौड़ में आ रहे थे ना, जैसे ही वो लोग निकलते साथ ही किन्मो के ऊपर हमला करने जाते हैं। भाई किन्मो का एक नजर ही एनफ होता है और तभी अचानक से इनके ऊपर हमला हो जाता है। इनकी बॉडी है ना ऐसे चीथड़े उड़ जाते हैं। ये काम मास्टर शोन का था और भाई क्या स्वॉर्ड स्किल वो दिखाते हैं, मतलब 1 सेकंड में ही सबको ढेर। अब ये देखकर सबका गला सूख चुका था। तभी यहाँ पे सारे के सारे लोग आकर इन लोगों को घेरने लगते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे इंपीरियल एडवाइजर एम्परर सारे लोगों को आसपास देख रहे थे कि आखिर इनके कितने लोग मौजूद हैं। अब यहाँ पे माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर क्राउन प्रिंस सबको ऑर्डर देता है, कहने लगता है कि मुंह क्या देख रहे हो, इन सबको पकड़ लो और बंदी बना लो। जो सुनकर
देखकर सारे के सारे लोग एक साथ टूट पड़ते हैं। फिर चाहे वो दाओ सेक्ट से बिलोंग करते हो या फिर द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री से, सारे लोग मिलकर एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन तभी लेफ्ट एंड राइट गार्डियंस आ जाते हैं और यहाँ आते साथ ही इन लोगों को ऐसा मारते कि मार के लिटा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें अंडरग्राउंड प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि काफी सारे लोगों को निपटा दिया जाता है और यहाँ क्राउन प्रिंस के जितने भी सोल्जर्स थे ना, उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और तभी एक एक करके जितने भी एम्पर के सपोर्टर्स थे, जितने भी मिनिस्टर और ऑफिशियल्स थे ना, उनको आजाद किया जाता है। उनमें से एक को बताया जाता है कि हमारे एम्पर वापस आ चुके हैं, हिज मैजेस्टी और इंपीरियल एडवाइजर दोनों ठीक है, अब हमारे इटर्नल पीस को कोई नहीं रोक सकता। अब ये सुनकर भाई उनके मन में भी जोश आ जाता है। अब यहाँ हेवनली किंग वे योंग को भी हम देख पाते हैं, जब उसे खबर मिलती है तो भाई वो यहाँ पे अपनी तलवार को निकालते साथ ही कहने लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि वो वापस आ चुके हैं, अब जरा इन गद्दारों को ठिकाने लगाया जाए। तभी हम देख पाते हैं कि पोता और दादा मिलकर भाई इन सब के ऊपर ना एकदम कहर बन के टूट पड़ते हैं, दरवाजा तोड़ते हुए क्या ग्रैंड सी एंट्री मारते हैं और इनके रास्ते में जो कोई आता है उन सभी को ना बिछा के रख देते हैं। यहाँ पे तभी हम प्रिंसेस को भी देख पाते हैं, जहाँ उसके रूम के बाहर में भी भाई बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी और जैसे ही वो गेट खोलती है तो मास्टर बादशाह यहाँ पे मौजूद थे अपने उस बीस्ट के साथ और देख कर ही पता चल चुका है कि चारों तरफ इटर्नल पीस के खलबली मच चुकी थी। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो इंपीरियल कॉलेज के जितने भी लोग थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो सब भी मैदान में उतर जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे भाई एब्सोल्यूट स्लॉटर किसे कहते हैं वो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे यूशिया समेत सारे लोग इन सभी को मार के लिटा देते हैं। वही दूसरी तरफ किन्मो और उसके कल्ट मेंबर्स का भी अलग ही जलवा चल रहा था, क्योंकि जितने ज्यादा वो लोग क्राउन प्रिंस के करीब होते जाते हैं उतने ही ज्यादा यहाँ पे लाशों की संख्या बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे भाई जब ये सारा नजारा सब लोग देखते ना, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और यहाँ पे जैसे ही हेवनली डेविल कल्ट के लेफ्ट एंड राइट गार्डियंस को ये लोग देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मामला इनके हाथ से निकलने वाला है। उनमें से कहने लगता है कि जरा देखो, ये तो हेवनली डेविल कल्ट के लेफ्ट एंड राइट गार्डियंस और जो 12 कल्ट प्रोटेक्टिव एल्डर्स है, ये तो वही है ना, पूरी की पूरी टीम यहाँ आ चुकी है। यहाँ पे क्राउन प्रिंस को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसका मन कर रहा था कि वो जाके ना एक एक को मसल दे, लेकिन तभी यहाँ पे वो स्माइल करता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि मिनिस्टर के भेस में जो यहाँ पे द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री और दाओ सेक्ट के मेंबर्स थे ना, वो लोग अपने अपने असली रूप में आ जाते हैं और यहाँ द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री से निकाला गया वो मॉन्क यहाँ पे किन्मो को देखकर चुनौती देता है और कहने लगता है कि कल्ट मास्टर किन्मो, हम तब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे और आज तुम यहाँ से बच के नहीं जाने वाले। इसी के साथ गाइस सारी की सारी टीम मैदान में उतर जाती है। एक तरफ दाओ सेक्ट के जितने मेंबर्स थे वो लोग यहाँ हवा में फ्लोट करते हैं, तो दूसरी तरफ द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री के जितने भी दाओइस्ट थे, यानी कि जितने भी मॉन्क्स थे, उनकी बॉडी भी यहाँ पे हवा में फ्लोट करती है। और जिसके बाद यहाँ पे वो मॉन्क सभी से कहने लगता है कि फेलो दाओइस्ट, आज चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े देंगे, लेकिन ये यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। इसे चारों ओर से घेर लो और आज हेवनली डेविल कल्ट मास्टर के साथ साथ पूरे के पूरे कल्ट का खात्मा कर दो, ताकि आज के बाद से इस पूरी दुनिया से डीमंस, इविल्स और जितनी भी बुराई है, उन सब की जड़ को हम पूरी तरीके से खत्म कर सके और ये दुनिया पहले से और ज्यादा प्योर हो जाएगी। इसी के साथ गाइस स्टेज सेट हो चुका है और आने वाला नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो भी बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा और लास्ट का मोमेंट भाई क्या ही कमाल का था। सो होमीज, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो और हाँ, कमेंट करके बताना कि आज का तुम्हारा बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, इसके बारे में भी जरूर बताना। और देखने वाली बात होगी कि आखिर किन्मो अकेले कैसे अपने पूरे के पूरे कल्ट के साथ मिलकर इन दोनों का सामना कैसे करता है, स्पेशली नेक्स्ट एपिसोड में जो उसके कल्ट की ट्रू पावर है ना, ये हमें देखने को मिलने वाली है। सो गाइस, मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।